नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शक्ति, और अपने श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी का तीसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल जारी। विंबलडन टेनिस 2025 में इटली के यानिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। भारत ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल मुकाबलों में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। और चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप अपने नाम किया। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल जारी है और भारतीय पूरी उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर के रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की आखिरी जोड़ी मैदान पर टिकी हुई है। भारत ने 159 रन बना लिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। और जहां से जीत तो देखी जाए 34 रन ही दूर है, लेकिन ये 34 रन का सफर कितना दूर होने वाला है लॉर्ड्स की इस पिच पर। देखिए, ये एक तो ऐसा कैलकुलेटिव गेम अब हो गया है भारत के लिए, और जो 2 बचे हुए जो बल्लेबाज हैं अंतिम जोड़ी की, जो पूरे 5 दिन का जो कैलकुलेशन नहीं है, वो बचे हुए जो मुझे लगता है 38 या 39 ओवर बचे होंगे, तो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से जोड़ सोच समझ करके दिमाग का खेल खेलना होगा। हालांकि जब बुमराह के साथ आप देख रहे होंगे, जब साझेदारी चल रही थी तो ज्यादा स्ट्राइक बुमराह को नहीं दे रहे थे रविंद्र जडेजा, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको देना पड़ता है। और बुमराह बहुत अच्छे तरीके से 5 रन उन्होंने बनाए भी थे, काफी गेंदों का सामना किया था, और एक ऐसा लग रहा था कि इसी लॉर्ड्स पर जो 34 रन है उसको पुनरावृत्ति करेंगे, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन अंत तो गतवा नहीं हुआ। बेन स्टोक्स ने शॉर्ट गेंद डाली, और शॉर्ट गेंद पर आपको पुल या हुक के अलावा और कोई चारा होता नहीं है। गेंद ज्यादा देर चूंकि हवा में लटक गई, इसलिए फील्डर के पास मौका था उस कैच को पकड़ने का। और सच अगर बताएं तो इस 9वें विकेट के पतन के बाद मुझे भी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालांकि एक गेंद का मामला है इंग्लैंड के लिए, लेकिन भारत के पास अभी बहुत कुछ है। अगर ये अंतिम जोड़ी अगर चमत्कारिक प्रदर्शन करके भारत को जीत दिला देती है, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, इस समय पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये जोड़ी कुछ ऐसा चमत्कार करती है कि भारत लॉर्ड्स का ये किला फतेह कर पाती है। और आज के खेल की अगर बात की जाए, भारत ने दोपहर में 4 विकेट पर 58 रन से आगे खेलना शुरू किया। फिर केएल राहुल का विकेट गिरा। जो पूरा मैच चला पहले दिन से लेके यहाँ तक, भारत बढ़त में नजर आ रहा था। देखिए, एक चीज आपने देखी होगी कि इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेल पाया, और उसको पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने धाराशायी किया। इस टेस्ट मैच में खास करके पिछले कल का दिन, परसों का दिन, आज का दिन काफी तनाव रहा है मैदान में। आपने देखा होगा किस तरह से स्लेजिंग हुई, बातचीत खिलाड़ियों में हुई, अब बहुत ज्यादा कुछ जुर्माने भी लगे हैं। तो अगर आप मैदान में उतरते हैं और इस तरह की परिस्थिति अगर पैदा हो जाती है दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तरफ से, तो उसका असर सीधे तौर पर आपके प्रदर्शन पर भी पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता हो कि जो अंग्रेजी खिलाड़ी हैं इसलिए ज्यादा बौखलाए हुए थे, क्योंकि उनके बेसबॉल क्रिकेट को पूरी तरह से धाराशायी भारतीय टीम ने कर दिया इस पूरी श्रृंखला में। अगर देखा जाए, भले ही वो अगर किसी तरह से श्रृंखला अपने नाम कर लें भी अलग बात है, लेकिन जिस क्रिकेट के लिए अपने ग्राउंड पर, अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड जाना जाता था, और जिस बेसबॉल क्रिकेट के लिए इंग्लैंड की टीम मशहूर थी, उसको धाराशायी किया। यही कारण है कि काफी विचलित करने की कोशिश भारतीय खिलाड़ियों को की गई। उसका जवाब भी दिया मोहम्मद सिराज ने, फिर शुभमन गिल ने गेंद को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। और अब तो गेंद बनाने वाली जिस ड्यूक गेंद से गेंदबाजी हो रही है इसमें, उस कंपनी ने भी कह दिया है कि अब इतने रन्स पड़ने लगे हैं टेस्ट मैचों में कि अब जो गेंद आप 80 ओवर में चेंज करते हैं, आप उसे प्लीज 60 ओवरों में बदल दीजिए। ये आईसीसी को रेकमेंड किया है उन्होंने, चूंकि गेंद जल्दी खराब हो जा रही है, खेल रुकता है, और जो खास करके जो फील्डिंग साइड है और बैटिंग साइड, दोनों फील्डिंग साइड को ज्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह की चीजें हैं। काफी उतार चढ़ाव वाला खेल रहा है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात शक्ति ये है कि जब से आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की है, तो टेस्ट क्रिकेट में एक अजीब सा निखार पैदा हो गया है। तो इसमें प्रतिद्वंदता आ गई है, काफी प्रतियोगिता हो रही है, और अच्छी क्रिकेट हम सबों को देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस रोमांच की बात करें, और तीसरे दिन का खेल जब समाप्त हो रहा था और 1 ओवर करने के लिए इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी
और जो हाई वोल्टेज ड्रामा जिसको हम कहते हैं क्रिकेट की भाषा में देखने को मिला और रोमांच से वो नहीं भरपूर चाह मैच रहे थे रहा। और आखिरकार वो उनकी इच्छा पूरी भी हो गई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रवींद्र जडेजा इस समय अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, 54 रन बनाकर मैदान पे टिके हुए हैं और सभी को उम्मीद होगी कि वो यहाँ से भारत के लिए इस ऐतिहासिक मैच को और जीत मैं कर तो अपने निकालते सभी हैं। श्रोताओं से कहूंगा कि वो प्रार्थना करें, दुआ करें कि भारतीय जो अंतिम जोड़ी है वो लक्ष्य तक पहुंच जाए, क्योंकि ये जीत बहुत जरूरी है लॉर्ड्स के मैदान पर। तब अगर भारत पिछड़ जाता है इस श्रृंखला में इस समय, तो फिर ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं तो यही कहूंगा, वैसे तो लगे हुए हैं ही सारे लोग, लेकिन आप विनती कीजिए भगवान से कि भारत इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर ले। जी बिल्कुल, पूरे देश को उम्मीद होगी कि लॉर्ड्स की बालकनी फिर से एक बार भारत के लिए एक ऐतिहासिक तस्वीर का बिल्कुल। गवाह बनती है। टेनिस में विंबलडन को अपना एक नया विजेता मिल गया है। रविवार को खेले गए पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर विंबलडन ओपन 2025 का खिताब जीत लिया। एक रिपोर्ट। ऑल इंग्लैंड क्लब की सेंटर कोर्ट पर कल 23 वर्षीय यानिक सिनर ने साबित कर दिया कि आखिर वे वर्तमान में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी क्यों हैं। पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में गत विजेता कार्लोस अल्कराज के साथ 4 सेटों तक चले मुकाबले में 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से जीत दर्ज कर सिनर ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने फ्रेंच ओपन 2025 के फाइनल में अल्कराज से मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया है। अल्कराज ने शुरुआती सेट में सिनर की सर्विस ब्रेक की और ये सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया, लेकिन सिनर ने आगे के सेटों को पलटवार करते हुए 6-4, 6-4, 6-4 से अपने नाम किया। मैच के बाद सिनर ने अपनी टीम और सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया। One of the last things I would like to say, I would like really to thank my team and everyone who came here for this special day. It means so much to me. You give me so much emotions on and off the court, and we try to keep pushing and trying to become a better tennis player, but mostly a better person. So thank you so much. I appreciate it. इसके साथ ही सिनर विंबलडन सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर के पास ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और अब विंबलडन का खिताब है। अब उनकी कोशिश फ्रेंच ओपन जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की होगी। वहीं 8वीं वरीयता प्राप्त वेरोनिका कुदरमेतोवा और एलिस मार्टिनेज ने महिला डबल्स का खिताब जीत लिया। इस जोड़ी ने 4थी वरीयता प्राप्त सी सो वेई और जेलेना ओस्टापेंका को हराया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। कल जब इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड क्लब ऑफ सेंटर कोर्ट पर ये दोनों खिलाड़ी उतरे तो उम्मीद थी कि फ्रेंच ओपन का वो फाइनल सबके जहन में होगा। बिल्कुल। जहां एक तकरीबन 5 घंटे चले मैराथन मुकाबले में आखिरी में यानिक सिनर को हार का सामना करना पड़ा था। कह सकते हैं हिसाब बराबर कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल बराबर कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से बराबर किया। हालांकि देखिए, पहला सेट पिछड़ गए थे पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद जिस तरह की वापसी की और लगातार फिर सेट्स जीते तो हिसाब बराबर कर लिया। लेकिन इस खिलाड़ी का जवाब नहीं है अगर देखा जाए तो। जिस तरह से इतनी कम उम्र में उन्होंने ग्रैंड स्लैम्स टेनिस पर अपना कब्जा किया है और किस तरह से कितनी जल्दी यानी कि हार का बदला इन्हें इंतकामी जीत हासिल की जाती है, उसका एक भरपूर प्रदर्शन किया। बहुत मजा आया लोगों को। और एक अच्छी बात, तो मजा तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब लॉर्ड्स में टेस्ट मैच चल रहा होता है, विंबलडन चल रहा हो, दोनों एक साथ होते हैं और बहुत सारे देखिए भारतीय क्रिकेटर्स वहां पर पूरी वेशभूषा में मौजूद थे वहां पर, जो वहां का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। तो विंबलडन और लॉर्ड्स टेस्ट अगर दोनों साथ साथ क्रिकेट और टेनिस होता है तो उसका मजा कुछ और हो जाता है। और कल भी वो फ्रेंच ओपन फाइनल वाला लंबा मैच तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैच इतना जबरदस्त हुआ कि उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला। जी बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी सी निराशा लोगों को हाथ लगी जब महिला सिंगल्स का सेमीफाइनल हुआ, फाइनल मुकाबला हुआ और एक तरफा मुकाबला बिल्कुल देखने को मिला जहां से विराट और उसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जिस खिलाड़ी का ज्यादा वहां पर पक्षधर मौजूद थे, जिनको फेवरेट खिलाड़ी मानी जा रही थी, उन्हें जब पराजय का सामना करना पड़ता है तो थोड़ी सी निराशा फैंस को होती है। और जी बिल्कुल, इसके साथ तो कहा भी जा सकता है कि टेनिस जो है अपनी एक नई राइवलरी और नए फेवरेट फोर्स की तरफ बढ़ चुका है। राफेल नडाल, रोजर फेडरर और एंडी मरे उस पूरी लेजेसी को आगे अब पीछे छोड़ते हुए एक नई जोड़ी। देखिए, ये तो हर समय हुआ है, खास करके ग्रैंड स्लैम टेनिस पर बहुत ज्यादा दिनों तक बहुत चंद खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिनका कब्जा रहा है। वैसे नया चैंपियन मिलता रहता है, इसमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। जी भारत ने बिश्केक में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल मुकाबलों में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर
कुल 157 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का खिताब ईरान के नाम रहा। अंकुश ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में और अमित ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अश्विन ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं सौरभ, सचिन, विशाल और जसपूरन सिंह ने अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक जीते। चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पाल्मर ने शुरुआती हाफ में 8 मिनट के अंदर ही 2 गोल दाग दिए। इसके बाद जुआओ पेड्रो ने मुकाबले के 43वें मिनट में गोल दागते हुए टीम को 3-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी। चेल्सी 17 गोलों के साथ इस टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर रही। चेल्सी दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम करने वाली टीम बन गई है और कहा जा सकता है कि टेनिस और क्रिकेट, फुटबॉल का भी रोमांच एकदम अमेरिका में और रोचक देखिए, रहा। फीफा अगर जुड़ गया किसी भी टूर्नामेंट के साथ, चाहे फीफा कप हो या फीफा क्लब हो, ये दोनों ही टूर्नामेंट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो ये फीफा क्लब टूर्नामेंट था जिसमें जैसा कि आपने बताया कि क्या शानदार प्रदर्शन का, और अगर आपको मौका मिला होगा उस मैच का अवलोकन करने का, तो जो फॉरवर्ड लाइन थी उनकी इतनी तेज थी कि ओवरलैप करने के बाद भी जो अपोनेंट टीम के खिलाड़ी थे वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जबरदस्त फुटबॉल का प्रदर्शन देखने को मिला है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने बीच में जिक्र किया दर्शकों का कि लॉर्ड्स में और क्रिकेट के मैदान में और टेनिस क्लब में किस तरह के दर्शक देखने को मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद मौजूद थे इस मैच के फाइनल में, जो बताता है कि कितना रोमांचक और कितना अहम यह मुकाबला रहा। स्टार जेवलिन थ्रोवर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और उनके प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के अरशद नदीम की भिड़ंत एक बार फिर सिलेसिया डायमंड लीग 2025 में देखने को मिलेगी। इसका आयोजन 16 अगस्त को पोलैंड में होगा। ये मुकाबला पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद पहली बार ऐसा मुकाबला होगा जहां ये दोनों दिग्गज आमने सामने होंगे। पेरिस ओलंपिक में हम सब जानते हैं कि नदीम ने वो अपना 90 मीटर की बाधा पार करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और नीरज को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। नीरज हालांकि अब वो बाधा पार कर चुके हैं। नीरज काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और नदीम की जहां तक बात है तो नीरज नदीम 2 बड़े प्रतिद्वंदी भी हैं और दोनों अच्छे मित्र भी हैं। आपको याद होगा कि जब जो घटना हुई थी पहलगाम वाली, उससे पहले ये निर्णय लिया गया था कि बेंगलुरु में एक टूर्नामेंट होगा जिसमें नदीम भी आएंगे खेलने के लिए। बाद में परिस्थिति कुछ बदली, तो इन दोनों की प्रतिद्वंदिता को जो भी खेल प्रेमी है वो देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लोगों को उम्मीद थी कि बेंगलोर में नीरज चोपड़ा क्लासिक्स में नदीम उतरेंगे और पहले संभावनाएं थी, लेकिन बाद में वो इस प्रतियोगिता में नहीं उतर सके। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने आज ये बात एक कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सरकार के इस रुख को भी दोहराया कि बहुपक्षीय खेलों के आयोजन में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत आने से नहीं रोका जाएगा। इस विधेयक पर हम थोड़ी नजर डालना चाहेंगे कि कितना अहम है ये भारतीय खेल परिदृश्य में वर्तमान में। देखिए, अभी आपको याद होगा कि हाल ही में भारत ने अपने नई खेल नीति की घोषणा की है और उसमें बहुत सारी चीजें, और खास करके जैसा कि शक्ति आप जानते भी हैं कि जब से खेलो इंडिया की शुरुआत हुई है तब से जो युवा खिलाड़ी हैं उनको काफी ज्यादा यहाँ पर हौसला अफजाई उनकी हो रही है, और इसी के अंतर्गत एक नए जो खेल नीति तैयार की गई है उसी को विधेयक के रूप में, कानून के रूप में लाया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, खेलो इंडिया की संख्या भी और भी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, और उसमें ख़ास तौर पर भारत सरकार और खेल मंत्रालय और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिलकर के इन चीज़ों का संचालन कर रहा है। प्रयास ये है कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया दोनों को एक साथ समानांतर रखा जाए, और इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। और जो नई खेल नीति को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा बजट उसमें बढ़ाया गया है, और ख़ास करके भारत के दूर दराज के जो खिलाड़ी हैं, यानी पंचायत स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, खिलाड़ियों को विभिन्न खेलो इंडिया में कैसे उनको भाग दिलाया जाए, इसके बारे में मैं हिस्सेदार रहा हूं कई खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं को। मैंने देखा है कि खिलाड़ी कितने संतुष्ट हैं इस प्रगति से। जी बिल्कुल, और अंत में एक बार नजर डाल लेते हैं ताजा स्कोरों पर। भारत ने 9 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं और भारत को जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता है। श्रोताओं, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।